एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही गुआन को कॉल आई थी तो वो जल्दी से अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और ओल्ड लू को ये कहने लग गया था कि तुम अपने रिसोर्सेज शेल्टर बनाने में मत खर्च करो बल्कि मुझे अथॉरिटी दो ताकि मैं यहाँ पर आर्मी की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर सकूं। उसके जाने के बाद ओल्ड लू खुद से ये कहने लग गया था कि क्या सच में मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, लेकिन हमारी ड्यूटी तो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना था ना। और अगर हम यहाँ पर अपने सिविलियंस की ही मदद ना करें तो फिर हमारी इस अथॉरिटी का क्या फ़ायदा। और अपने साथ खड़े हुए लड़के को यही कहता है कि लिटिल काऊ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। जिस पर काऊ कहता है कि नहीं, आप अभी भी यंग और हेल्दी हैं, हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ओल्ड लू ये बातें सुनने के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे ये कहने लग गया था कि तुम अब भी मुझसे डायरेक्टली ही बात करते हो, अब जाकर पता लगाओ कि आखिर गुआन यहाँ से जल्दी से क्यों चला गया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। काओ अपने कमांडर की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अभी जाकर उनकी बातों का पता लगाता हूँ। और दूसरी तरफ हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो कि सिस्टर जून को यही बता रही थी कि हमने उस एरिया को ढूंढ लिया जहाँ पर हमें उतरना है। तो सिस्टर यून उस छोटी सी लड़की को यही कहती है कि तुम ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर हम लैंड कर सकें और सूटेबल हाइट भी हो। तो इस पर वो कहती है कि ठीक है। अब वही छोटी लड़की, उसका नाम था रैबिट, वो थोड़ा सा नीचे आ जाती है। तो इस पर यून कहती है कि ये जगह ठीक है, यहाँ से मैं जंप करके नीचे उतर सकती हूँ। जंप करने के बाद वो जैसे ही नीचे उतरी थी तो वहां पर देखती है कि हर तरफ सनो थी और ये देखते साथ ही वो थोड़ी सी भी हैरान हो जाती है। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर उसकी नज़र दुआनफी और यिनचुई पर पड़ जाती है। यिनचुई भी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और दुआनफी भी बेहोश पड़ा हुआ था और ये देखते साथ ही वो यही कहती है कि लगता है कि इसने अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ कर लिया। क्योंकि वहाँ पर जितनी भी स्नो थी, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसके लिए थोड़ी-सी पावर का यूज़ किया गया हो। इसलिए उसने जितनी भी पावर का यूज़ किया तो उसकी वजह से वीक हो गई और बाद में बेहोश हो गई। अब उसके साथ एक गैजेट भी था और गैजेट यही बताने लग जाता है कि सिस्टर यून, ये कहीं फोर्थ वन तो नहीं है। तो आगे से वो कहते हैं कि आपने सही कहा, ये 12 एस क्लास वॉरियर्स में से चौथे नंबर पर आती है। वो अब आगे बढ़कर उसे उठा लेती है। तो गैजेट कहता है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो की जितनी भी पावर आई है ये अलग अलग डायरेक्शन से आई है, तो आपको लगता है कि इसे ले जाना ठीक होगा। तो आगे से यून बताती है कि फिलहाल तो हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये अकेली नहीं थी कि जिसके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो की पावर थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई और भी हो सकता है जिसके पास ऐसी पावर हो, लेकिन वो इसके बारे में कंफर्म करना चाहती थी तो चेकिंग करना तो ज़रूरत है। वहाँ से जाते हुए फिर वो रैबिट को यही कहते हैं कि रैबिट, अब अगला पर्सन हमारे से कितना दूर है। जिस पर वो यही बता रही थी कि वो हमारे से करीब ही है। तो यून कहते हैं कि ठीक है, फिर हमें उसी के पास लेकर जाओ। वो लोग वहां से चले गए थे कि तभी ही एक रोशनी आकर दुआन फी के अंदर इंटर हो जाती है और दुआन फी की ही बॉडी से कुछ चीजें बाहर आना शुरू हो गई थीं जो कि रोशनी की तरह चमक रही थीं। और वहां पर स्क्रीन पर यही बताया जा रहा था कि लेवल 1 की अथॉरिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है और इसकी मदद से वो एवोल्यूशन कर सकता है। उसमें से जितनी भी एनर्जी थी वो फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है और शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उसके साथ जाकर उसकी एनर्जी की लाइंस अटैच हो जाती हैं। क्योंकि वो अब उन्हीं ज़ॉम्बीज़ की एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में भी काफ़ी सारी चेंजेस होना शुरू हो गई थीं। शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज़ मज़े से घूम फिर रहे थे, इस एनर्जी की वजह से वो अब काफ़ी वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी को धुआं अब ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है। और इस सब की वजह से अब उसकी हार्ट बीट जो कि पहले बंद हो चुकी थी दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। तो उधर हम कमांडर लो को देखते हैं जो कि अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि तभी काओ उसके पास आ जाता है। काओ फिर आकर उसे ये बताने लग गया था कि आपने जैसा कहा था मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। तो इस पर लू कहता है कि हाँ बताओ तुमने क्या इन्वेस्टिगेट किया और उसकी रिपोर्ट मुझे बताओ। काऊ के पास एक टैबलेट था तो वो ओल्ड लू को वो दिखाते हुए कहता है कि पहले आप इसकी तरफ देखिए। अब उसमें एक वीडियो थी, वीडियो को देखते साथ ही ओल्ड लू यही कहने लग जाता है कि कमांडर क्वान ने कुछ लोगों को भेजा था ताकि वो उसे मार सकें, लेकिन इस बंदे ने तो अपनी पावर का यूज करके उसके आर्मी के बंदों का खात्मा कर दिया। काओ यही बताने लग जाता है कि हाँ, इस बंदे को जीत तो गया था लेकिन बाद में मारा भी गया, लेकिन वहां पर काफी सारी स्नो आ गई और हमें वजह नहीं पता कि वो स्नो कहाँ से आ गई।
वो आखिरी वीडियो का सीन दिखाते हुए ये कहने लग जाता है कि ये है वो रूट, इसी रूट से सारी जगह स्नो फैल गई और हमें पता नहीं है कि ये रूट वहां पर कैसे आई। अभी तक वो वीडियो देख ही रहे थे कि तभी फिर वीडियो में उन्हें एक और लड़की नजर आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यून थी, जो कि वहां पर आकर जीन जोई को उठाकर खड़ी हुई थी और उसकी पिक्चर भी वीडियो में आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो जूम करते हैं तो उसी के साथ उसकी फोटो काफी ब्लर हो जाती है, तो उन्हें मालूम नहीं हो पाता कि ये लड़की कौन है। और उसे कुछ रूट्स भी नजर आ रही थी जो कि दुआन वहां पर फैला रहा था। तो इस पर अब लू ये कहता है कि तुम जल्दी से उस जगह पर जाओ और इस सब के रीजन पता करो और उस लड़के का भी पता करो जो कि वहां पर रूट्स को फैला रहे हैं। काओ अपने कमांडर को ये कहता है कि सर जैसा आप कहें मैं भी वहां पर जाता हूँ और इन सारी चीजों का पता लगाता हूँ। उसके जाने के बाद लू फिर अपनी सीट पर बैठे हुए यही कहने लग गया था कि यहाँ पर चीजें काफी होती जा रही हैं और मुझे लगता है कि कमांडर गुआन अब सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। और उधर गुआन जो कि सारी ज़ॉम्बीज़ की एनर्जी को कैप्चर कर रहा था, उन्हें कमज़ोर कर रहा था और साथ-साथ मारे जा रहा था। तो उसने 1000 ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था, जिसकी वजह से उसके एवोल्यूशन पॉइंट कंप्लीट हो गए थे और एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ था, उसकी हार्ट बीट चलना शुरू हो जाती है। अब वो होश में आ चुका था और होश में आते ही अपने हाथों को देखते साथ यही कहने लग जाता कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मैं अभी तक ज़िंदा हूँ? और वो जो मिसाइल्स आए थे, क्या मैंने उससे शिनजुई को बचा लिया था? और फिर शिनजुई के नाम याद आते ही वो शिनजुई की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन साथ देखता है कि वहां पर काफी सारी आइस थी। इसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये कहने लग गया था कि यहाँ पर काफी सारी आइस है तो ये कहाँ से आ गई और ऊपर से शिनजुई कहाँ चली गई, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो तेजी से उस जगह का चक्कर लगाने लग जाता है ताकि शिनजुई को मिल सके और वो गोल्डी की तलाश में भी था। उसे गोल्डी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था और शिनजुई का भी वहां पर नामो निशान तक नहीं था। वो काफी हैरान था क्योंकि वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी ट्रेस नजर नहीं आ रहा था, इवन वहां पर कोई ज़ोंबी भी नहीं था। और इसलिए और भी ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर आखिर आइस क्या कर रही है। कि फिर ही वहां पर वो ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा श्राइन में पहुंच गया था और उसे यही बता रहा था कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि तुमने एवोल्यूशन सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर लिया है। तो आगे से फिर दुआन एवोल्यूशन सिस्टम से यही सवाल पूछता है कि मेरे साथ आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जहां तक मुझे याद है तो मैं तो मारा जा चुका था ना, फिर मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया। तो स्क्रीन पर उसे यही बताया जाता है कि तुमने अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है। तो आगे से वो कहता है कि क्या मिशन गॉड कंस्ट्रक्शन, मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है। जैसे ही वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और ज्यादा जानता जाता है और भी ज्यादा शॉक्ड होता जाता है क्योंकि वो लेवल 5 का बंदा बन चुका था। इतना ही नहीं बल्कि उसका एट्रीब्यूट का लेवल भी 1 तक इंक्रीज कर जाता है। फिर स्क्रीन पर उसे यही बताया गया था कि तुमने सुपर नेचुरल एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया, इसकी वजह से तुम अब एक ई क्लास वॉरियर बन चुके हो। क्या तुम्हें अपने स्टैट से देखने हैं? तो वो यस पर क्लिक करता है ताकि देखना चाहता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज को यूज कर सकता था। तो सबसे पहले वहां पर एबिलिटी डिवोरिंग शो होती है, उसकी स्ट्रेंथ एस क्लास की थी और इसके बारे में उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी नहीं सुना था और यहाँ पर उसका कोई खास डिस्क्रिप्शन भी मौजूद नहीं था जिससे पता चल सके कि वो इस एबिलिटी का क्या कर सकता है। फिर उसे यही बताया गया था कि वो अपनी पर्सनल क्लास को तो रेज कर सकता है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को ज़्यादा इनक्रीज नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये पहला लड़का था जिसने ऐसे क्लास एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए काफी खुश हो जाता है। कि तभी फिर अब उसे कुछ और भी बातें याद आने लग जाती हैं और वो ये कहने लग गया था कि वहाँ पर जो वॉइस थी, हो सकता है कि शिनजुई ने अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया और वो वॉइस उसी की वजह से हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और शायद इसलिए तो शिनजुई वहां पर मौजूद भी नहीं थी। अगर वो मारी गई होती तो उसकी बॉडी का कोई तो निशान वहां पर मौजूद होता, तो वो पावर उसी की थी। अब मुझे सारी बातों को अब कांटेक्ट करना होगा, पता लगाना होगा कि वहां पर क्या हुआ था। और वो अपने एवोल्यूशन ट्री को ये कहता है कि अब तुम मुझे अपनी दुनिया में वापस पहुंचा दो। तो वो उसे उसकी दुनिया में वापस पहुंचा देता है जहां तक वो बिल्कुल अब आराम से खड़ा हुआ था। काफी गुस्से में भी था। उसके हाथ में शिनजुई की हेयर पिन थी और वो ये कह रहा था कि जरूर इसके पीछे मिलिट्री का हाथ होगा, वो ही उसे लेकर गए होंगे। अब उसके रास्ता रोकने में जितनी भी आइस पड़ी हुई थी, वो अपनी पावर का यूज करके उस आइस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और गुस्से में यही कह रहा था कि गुआन, तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा।
तो उधर हम काओ को देखते हैं जो कि दुआन की तलाश में निकल पड़ा था कि वहां पर एक गार्ड सो रहा था, तो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटी देनी चाहिए। तो इस पर गार्ड बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि जैसा आप कहें सर। काओ उसे ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि हमारा टाइम कितना खराब चल रहा है, अगर तुम यहाँ पर सो गए तो यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, ज़ॉम्बीज़ आ गए तो वो अंदर इंटर होकर उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आगे से वो गार्ड उसे यही कहता है कि सर जैसा आप कहें, अब से मैं बिल्कुल जाग कर और चौकन्ना रहूंगा। गुहान के साथ जो बंदा खड़ा हुआ था वो भी ये सब कुछ दोनों खड़े होकर विंडो से देख रहे थे कि काओ कहीं जा रहा है, और गुहान उसे यही कहता है कि ये सारा लूप ये चमचा बना हुआ है, तो अगर ये वापस ही ना आया तो फिर क्या होगा। उसके इरादे काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। और उधर दुआन अब नहा रहा था ताकि वो खुद को फ्रेश फील करवा सके, और मन ही मन में यही सोच रहा था कि अगर मुझे अपनी बहन को सोचना है तो मुझे शेल्टर में जाना होगा, और इसमें मैं शिया की हेल्प ले सकता हूँ। और सबसे पहले तो वो ये प्लान बनाता है कि मैं जाऊंगा, शिया से मिलूंगा और वहां पर इसके रिलेटेड और सोचूंगा कि आगे क्या करना है। और ऊपर से एवोल्यूशन ट्री की बात मानी जाए तो मेरे पास एक ही चांस है, जब मैं गॉड कंस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे ये चांस जाया नहीं करना। बिल्कुल फ्रेश होने के बाद वो कपड़े पहन लेता है और बिल्डिंग पर खड़ा होकर ये कहने लग गया था कि अब लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके हाथ में शिनजुई की फोटो भी थी और वो उसे देखकर यही कह रहा था कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। वो अब वहां पर डिवोरिंग एबिलिटी का यूज तो करना चाहता है, लेकिन सिस्टम पर बार बार उसे यही दिखाई दे रहा था कि तुम्हारी डिवोरिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने का मिशन फेल हो चुका है। इस सब की वजह से वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। इसी बातों को लेकर परेशान खड़ा सोच रहा था कि तभी इतने में वहां पर एक हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एफ क्लास से बिलोंग करता था। और वो ज़ॉम्बी चिल्ला चिल्लाकर यही कह रहा था कि मैं लेट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपने अटेंडेंस रिवार्ड को परफेक्ट बनाना है। वैसे ज़ॉम्बी की अपीयरेंस को देखते साथ ही दुआन भी ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इसके पास कॉमन सुपर नेचुरल एबिलिटी है और वो है वायलेंस। वह ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, और दुआन हमें यही बता रहा था कि ये तो बहुत ही कॉमन पाई जाती है, लेकिन फिर भी क्रूड और एक्सटर्नल एबिलिटी है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि दुआन उसके हाथ को पकड़कर उसे यही कहने लग गया था कि क्या तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, तुम इससे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और इतना कहते साथ ही फिर एक लात जोरदार उसके फेस पर दे मारता, जिसकी वजह से उसका फेस का हुलिया भी बिगड़ गया था। वो अब ज़ॉम्बी उसके सामने नीचे गिरा पड़ा था, तो वो यही कहता है कि एक मिनट, यहाँ पर मुझे अपने माइंड का यूज़ करना होगा। तो माइंड का यूज़ करते हुए वो उसमें से एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी डिबोरिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, और इसमें कामयाब भी हो गया था। वो यही कहने लग गया था कि ये तो एक अनअवेकन ज़ॉम्बी है, इसके ऊपर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ तो काम कर रहा है, अगर मुझे कोई अवेकन ज़ॉम्बी मिल गया उसके ऊपर मैं ये ट्राई करूँगा तो पता नहीं फिर क्या अंजाम होगा। और जैसा कि उसने सोचा था उसका ये तरीका वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा था। तो सिस्टम पर उसे ये दिखाने लग गया था कि तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी एनर्जी को ब्रेक डाउन शुरू हो चुकी है। और इस सब की वजह से अब उसकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी पैदा हो गई थी, और इस सब की वजह से वो भी हैरान था और खुद से ये कह रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक ये प्रोसेस ऐसा ही रहता है, जैसे ही एनर्जी फिर ख़त्म हुई थी वो जाकर सुख का सांस ले पाता है, और मिशन पर यही बताया गया था कि उसकी एबिलिटी डिवोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या उसे अपने रिजल्ट चेक करने हैं। तो इसकी वजह से जैसे रिजल्ट चेक करने के लिए मिशन आपको ओपन करता है, तो उसे बताया गया था कि ग्रीन एनर्जी और गोल्डन एनर्जी उसे मिल चुकी हैं। ग्रीन और गोल्डन एनर्जी के बारे में जितना कुछ भी लिखा हुआ था वो अच्छे से समझ चुका था, लेकिन वहाँ पर रेड एनर्जी के बारे में वो कुछ भी समझ नहीं पाया था। तो वो स्किल के बारे में डिस्क्रिप्शन चेक करता है, इस पर उसे ये बताया गया था कि अगर तुम्हें अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करना है तो 99% और ऐसी पावर चाहिए होगी, तो फिर जाकर तुम अपनी इस एबिलिटी को एक्टिवेट कर पाओगे। और ये सब कुछ देखते हुए वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर सकता था। अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बात करते हुए वो यही कहने लग गया था कि प्रीवियस लाइफ में एक या दो बंदों ने एक या दो ही स्किल्स को अवेकन किया था, लेकिन यहाँ पर तो देखो मैं तो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ को अवेक कर सकता हूँ।
वो यही कहने लग गया था कि अब मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, और मेरे में जो पावर आ चुकी है उसकी वजह से मेरा पोटेंशियल अनलिमिटेड बन सकता है। वो वहाँ पर खड़ा हुआ इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे साइड से शोर सुनाई देता है, तो वो बिल्कुल चौकन्ना हो गया था। फिर जब गौर से देखता है तो वहाँ पर एक बीस्ट आ चुका था। वो एक एफ क्लास का बीस्ट था जो कि अवेकन हो चुका था। उसे देखते साथ ही दुआन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि ये बीस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया। अभी तक वो बीस्ट के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और चीज़ आ रही है जिसके पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन वो उसे इधर उधर तो देखता है, वो उसे नजर नहीं आ रही थी कि तभी आसमान से लाइटनिंग जैसी एक चीज जमीन से जा टकराती है, और ये देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था कि ये आखिर क्या चीज हो सकती है। फिर वो गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि वो चीज कोई और नहीं बल्कि उसका अपना गोल्डी था जो कि पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसे गौर से देखने के बाद काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि गोल्डी, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब गोल्डी उस बीच के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था, जबकि दुआन अब गोल्डी को जिंदा देखते साथ ही काफी खुश था और उसे यही कह रहा था कि ये तो काफी अमेजिंग बात है, लेकिन हमें पास के बारे में ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिलहाल यहाँ से जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाओ और इस मॉन्स्टर को मजा चखाओ। वो खुद भी उसके साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन गोल्डी फिर उसे पकड़कर पीछे की तरफ हटा देता है। दुआन उसे कहता है कि क्या तुम इसके साथ अकेले फाइट करना चाहते हो? तो आगे से गोल्डी कहता है कि हाँ। तो इस पर वो कहता है कि क्या तुम इससे ठीक रहोगे, वो तुमसे काफी बड़ा है। तो इस पर गोल्डी कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा। उन दोनों को ऐसे बातें करता देखकर अवेकन्ड एनिमल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो काफी गुस्से से दोहराता है ताकि उस पर अटैक करके उसका काम खत्म कर सके। दुआन फिर गोल्डी को यही कहता है कि लगता है कि अब उसमें जितना भी सब्र था वो सब्र अब खत्म हो रहा है, वो गुस्से में आ रहा है। तो फिर तुम इसके साथ मुकाबला करो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारी फाइट को देखूंगा। गोल्डी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वहां पर धारने लग गया था। उसकी ये आवाज काफी खतरनाक थी, और इतना देखते साथ ही दुआन ये कहने लग जाता कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि गोल्डन ने भी अपनी सुपर नेचर एबिलिटी को अब एक कर लिया है, और इस एबिलिटी की वजह से वो अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था और आगे बढ़कर उसी बीच पर अटैक कर देता है। वो दोनों अब काफी देर तक फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इन द एंड गोल्डी उस पर काफी भारी पड़ चुका था और गोल्डी उसे काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर नीचे पड़ा हुआ था तो गोल्डी उसके ऊपर खड़ा हो जाता और वहां पर अपनी फायर की पावर का यूज करने लग जाता, जिसकी वजह से वो अब बिल्कुल ही चमक रहा था। और ये देखते साथ ही दुआन यही कहने लग जाता है कि गोल्डी, तुमने तो डबल एवोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब गोल्डी ने उसके ऊपर जो अपनी फायर की पावर का यूज किया था, तो इससे उस मॉन्स्टर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। दूर खड़ा धुआं ये सब कुछ देखते हुए यही कहने लग जाता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गोल्डी भी इस तरह डबल कल्टीवेशन में पहुंच जाएगा, उसके पास डबल एवोल्यूशन की एबिलिटी आ जाएगी। अब तो गोल्डी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वही मॉन्स्टर जो कि अब जला भुना पड़ा था, उसके ऊपर गोल्डी खड़ा होता है और फिर गोल्डी उसका मांस खाने लग जाता है। दुआन फिर गोल्डी के पास आकर खड़ा हो गया था, उसे कहता है कि मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट कहता हूँ क्योंकि तुमने डबल एवोल्यूशन को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन तुम काफी बड़े हो चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से नन्हे से प्यारे से पाप बन जाओ। इस पर गोल्डी छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वही डॉगी बन जाता है, लेकिन अभी भी उसके पर बाहर थे। तो ये देखते साथ दुआन से ये कहता है कि तुम इसे भी वहां पर गायब कर दो, मैं नहीं चाहता कि लोगों को तुम पर शक हो जाए। तो वो पील अपने परों को भी गायब कर देता है और फिर दोबारा से छोटा सा पाप बन गया था। फिर दुआन अपनी पावर का यूज करते हुए कहने लग जाता है कि मैंने अपनी डिटेक्शन पावर का यूज किया क्योंकि ये लेवल 5 तक पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर इतनी लाइफ फॉर्म्स नजर नहीं आ रही, और जो कोई इंसान है वो थोड़े बहुत ही दूर नजर आ रहे हैं। तो उसे फिर कुछ और भी इंसान नजर आ जाते हैं जो कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। वो तेजी से उन इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और गोल्डी भी कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि वो वहां पर जाकर इंसानों को बचाना चाहता था। फिर उसे कुछ गन शॉट की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई मिलिट्री के लोग भी आ चुके हैं। तो उधर हम रैबिट को देखते हैं जो कि सिस्टर जून को ये कह रही थी कि हमने हेड क्वार्टर के साथ कॉन्टैक्ट कंप्लीट कर लिया है।
और जो कोई भी उनसे बात कर रहा था कि उसका फेस ब्लर था, सही से दिखाई नहीं दे रहा था और वो यही पूछ रहा था कि प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। यून उसे यही बताती है कि यहाँ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा है। असल में हम एक ऐसी चीज में फंस गए थे जिसके बारे में रिपोर्ट करना आपको जरूरी था। जहाँ पर मीटेओराइट गिरा था हम उस जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां पर हमें वो मीटेओराइट तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसे लड़की मिल गई जिसके पास एब्सोल्यूट जीरो की पावर है। आप ही बताएं कि हम क्या करें। ये लिस्ट में तो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ये कहने लग गया था कि एक ऐसे क्लास की वॉरियर जो कि लिस्ट में भी मौजूद नहीं है, वो भी आपको मेटेओराइट लोकेशन पर मिली। इन सारी बातों को सोचने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम फिर उसे हेड क्वार्टर से लेकर आ जाओ। तो आगे से फिर यून ये कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें सर। अब जैसे ही उनके ये कॉन्टैक्ट खत्म हुआ था तो यून रैबिट को यही कहती है कि रिवर्स कोर्स। तो आगे से वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगी क्या आप मुझे कैरेट देंगी? तो इस पर यून कहती है कि हाँ जरूर। तो उधर हम कुछ मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ पर गन शॉट्स कर रहे थे और कुछ लोगों को ये कह रहे थे कि हमें पीछे मौजूद लोगों को बचाना होगा, अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। लेकिन वहां पर वक्त के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ की तादाद में और भी इजाफा होता जाता है और इनकी गन्स का भी उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। तो ये लोग तो जान चुके थे कि ज़्यादा देर तक वो इन ज़ॉम्बीज़ के सामने नहीं टिक पाएंगे। और वहीं पर एक और बंदा काऊ को ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमांडर लू के साथ होना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तुम यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। काऊ यही बताने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर एक मिशन को लेकर आया था जो कि कमांडर लू ने मुझे दिया था, लेकिन लगता है कि गुआन ने मेरी गाड़ी के साथ कुछ कर दिया तो मैं यहाँ पर फंस गया। मेरे साथ कुछ साइंटिस्ट भी थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन साइंटिस्ट को मैं कैसे वापस लेकर जाऊं। वो साइंटिस्ट भी इन ज़ॉम्बीज़ को देखकर काफ़ी डरे हुए थे। तो वो बंदा यही बताने लग जाता है कि काओ, ये जो लोग हमारे साथ साइंसदान हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बैकअप दे सकता हूँ, तुम इन साइंसदानों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो काओ उस बंदे को यही कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला तुम कैसे करोगे? तुम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसका दोस्त उसे यही कहता है कि तुम इतने भी सेंटिमेंटल मत बनो, तुम्हें पता है ना कि टीम में मैं सबसे स्ट्रांग बंदा हूँ। कि तभी वहां पर एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा ज़ॉम्बी आ जाता है और सारे लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो वही बंदा उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और काऊ को कहता है कि इन सारे लोगों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो आगे से काऊ से यही कहने लग जाता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो बाकी सोल्जर्स को भी यही कहता है कि पीछे जाओ, बाकी लोगों को बचाओ, साइंसदानों को बचाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भी उसके टीम के मेंबर्स काफी हैरान थे। वो उसके साथ फाइट करना चाहते थे, लेकिन आगे से वो यही कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। वो बाकी लोगों को ये कह रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करो और अपनी बुलेट्स को बचा कर रखो, ज़रूरत के वक्त वो तुम्हारे काम आएंगी। अब वो खुद उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के लिए वहां पर बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था और कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके पर अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ रहे थे। वो फिर एक पांच बनाता है, उन्हें कहने लग जाता है कि आओ ना, मुझ पर अटैक करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें इंसानों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही उसने एक पांच मारा था और इसकी वजह से खुश हो, तो ये कहने लग जाता है कि इनको तो पांच मारने की वजह से मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। वो उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने लग जाता है, उसे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो काऊ को भी चिल्लाकर ये कह रहा था कि तुम साइंसदानों को लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो काऊ उसे ये कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं वापस इन बंदों को लेकर जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इन्हें सेटल करवाता हूँ तो तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आ जाऊंगा। और मन ही मन में ये कह रहा था कि ये ज़ॉम्बीज़ इतने कैसे कमज़ोर हो गए, ये उनका साथ मुकाबला कैसे कर पा रहा है। कहा बाकी साइंसदानों को ये कहता है कि तुम सभी लोग अपना अपना ख्याल रखना और अपने टीचर को भी साथ लेकर चले जाओ। तो जिस पर बाकी साइंसदान ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। और अपने टीचर को ये कह रहे थे कि फिलहाल ये जगह बहुत खतरनाक है, आप पढ़ना बंद कीजिए और हमारे साथ चलिए। उसका ध्यान उसकी तरफ ही था कि पीछे से दीज यहाँ जाकर दीवार में लगता है। उसकी हालत पहले से काफी खराब हो चुकी थी और काऊ उससे ये पूछता है कि दाजियान, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि दाजियान पर अटैक करने वाला वो ज़ॉम्बी कोई आम नहीं था, बल्कि वो एक हट्टा-कट्टा ज़ॉम्बी था। और जब इसके बारे में सकाओ को पता चलता है तो वो भी काफ़ी घबरा गया था। जो साइंसदानों का लीडर था वो भी इन सारे बातों का नोट्स ले रहा था। तो इस बार उसकी स्टूडेंट ये कहती है कि टीचर, ये वक्त नहीं है कि आप यहाँ पर नोट्स बनाएं। तभी उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर दुआन फी भी आ जाता है और उसके साथ उसका पप भी था। दुआन फी ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर का काम खत्म कर दिया था।
और इसकी वजह से उस सिस्टम पर यही शो हो रहा था कि उसने 1% पीस ऑफ एबिलिटी वायलेंस को यूज़ कर लिया है। और वहाँ पर खड़े हुए बंदे हैरान थे और ये कह रहे थे कि ये तो एक यंग मैन है। और फिर सकाओ उससे ये पूछता है कि क्या तुम ही दुआन फी हो? तो दुआन फी कहता है कि तुम मेरे नाम के बारे में कैसे पता? काओ उसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? दुआन फी उसे कहता है कि पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम गुआन जुंग हुआ की कम आर्मी में काम करते हो? जिस पर काओ उसे बताता है कि नहीं, मैं तो कमांडर लू के अंडर काम करता हूँ और मेरे कमांडर का फुल नेम लू जैंग है। मेरा नाम है काओ सी लोंग और मैं जानता हूँ कि गुआन ने ही तुम्हें मारने के लिए कुछ बंदों को भेजा था। गुआन अब ये कहने लग जाता कि अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की बात करूं तो वहां पर मुझे याद है कि कमांडर लू ने लोगों को बचाने के लिए काफी अच्छे अच्छे काम किए थे। उसने पूरी एक बेस ही बना दी थी। काओ अब ज़ोंबीज़ की तरफ गन भी फायर कर रहा था और उसे ये भी कह रहा था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, कमांडर लो उसके बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं तो तुम मेरे साथ वापस चलो। वो लोग ज़ोंबीज़ के साथ फाइट भी कर रहे थे, आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक और ज़ोंबी आ जाता है जिसके पास काफ़ी पावर्स थी। दुआन ये देखते साथ ही काऊ को ये कहता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और इसे मुझ पर छोड़ दो। तो काऊ से कहता है कि भला इसे मैं तुम पर कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, तुम इसमें मारे जा सकते हो, तुम्हारी जान को खतरा है। दुआन उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, वो जो बंदा इंजर्ड हो चुका है जाकर उसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढो। काऊ ये सुनते साथ ही उसे कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं अभी उसके पास जाता हूँ। उसके चाहते साथ ही दुआन फिर गोल्डी को भी कहता है कि तुम वहां पर जाओ और उसकी मदद करना, कोशिश करना कि अपनी आइडेंटिटी को वहां पर रिवील मत करो, क्योंकि हो सकता है कि फिर तुम्हारे लिए शेल्टर में जाना मुश्किल हो जाए। फिर दुआन यही कहने लग गया था कि इनमें से बाकी सारे zombies तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक ज़ॉम्बी के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, तो मुझे इनके साथ फाइट करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी डिवोरिंग पावर का यूज़ करना पड़ेगा। वो फिर बाकी ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर देने लग जाता ताकि वो आगे बढ़कर दुआन पर अटैक करके उसे मार सकें। और ये देखते साथ ही दुआन ये कहने लग जाता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर दे रहा है। क्या मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैंने कभी भी ऐसे ज़ॉम्बी को देखा है जो कि बाकियों को कमांड करता हो। वो उस पर चुपके से अटैक भी करता है जिससे दुआन बच गया था। फिर दुआन ये कहने लग जाता कि क्या ये चुपके से मुझ पर अटैक कर रहा है? ये ज़ॉम्बी सिर्फ इसलिए अपने साथ लेकर आया ताकि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके। और वैसे भी इसने जो अपने माइंड का यूज़ किया, अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर तो किंग क्लास के मॉन्स्टर्स जल्दी आ जाएंगे। उनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो गई। क्या इनका ताल्लुक मेरी रिग्रेशन से है? अब काऊ जल्दी से ही दाजियान के पास पहुंचकर उसे कहता क्या तुम ठीक हो? तो आगे से वो ये कहने लग गया था कि यही वो ज़ॉम्बी है जिसने हमारी गाड़ी को ख़राब किया था। अब दाजियान अपनी थोड़ी सी आंखें खोलते हुए ये कहने लग जाता है कि वो अकेला लड़का उनके साथ क्यों फाइट कर रहा है। तो काऊ दाजियान को ये बताने लग जाता है कि वो हमारा सेवियर है, तो इसलिए हम उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। और यही वो लड़का है जिसे लेने के लिए कमांडर लू ने मुझे अपने साथ भेजा था और उसने कहा था कि इसे वापस लेकर आऊं क्योंकि उन्हें एक हीरो चाहिए और ये हीरो के तौर पर काम कर सकता है। और वही ज़ॉम्बी फिर अपनी उसी इलेक्ट्रिसिटी की पावर का यूज़ करता है, उन लोगों पर अटैक करने लग गया था और उसके अटैक से वो लोग बाल बाल बच जाते हैं। इस अटैक के बाद ही काव अपने लोगों से पूछता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ, हम सभी लोग ठीक हैं। इसमें उनकी मदद उस गोल्डी ने की थी। लड़की ने उसकी थोड़ी बहुत सी शेप देख ली थी और वो यही कहती है कि मैंने अभी एक यहाँ पर ज्ञात डॉग देखा था जिसके पास ब्लैक विंग्स भी थे, क्या वो यही डॉग था? इस पर गोल्डी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अब थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि उसे अब गुआन की बातें याद आ रही थी जिसमें उसने ये बताया था कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ एक मॉन्स्टर हो तो वो तुम्हें शेल्टर में नहीं आने देंगे। बस ये बातें याद आते साथ ही वो वहाँ पर एक क्यूट पप्पी की तरह बिहेव करने लग जाता ताकि बाकी लोगों को उस पर कोई भी शक ना हो, वो उसे एक नॉर्मल पप्पी की तरह ही ट्रीट करें। और दुआन ये देखते साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये हरकतें वो क्यों कर रहा है। और वो ये कहता है कि पहले तो जाकर मुझे इस ज़ॉम्बी का काम तमाम करना होगा। वो अटैक करने के लिए जैसे ही करीब पहुंचता है कि तभी वहां पर एक और मोटा सा ज़ॉम्बी आ जाता है और उसकी हाइट काफ़ी बड़ी थी। और ये देखते साथ ही दुआन ये कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ये तो बाकी भी अवेकेंड ज़ॉम्बीज़ को कमांड दे रहा है। अब उसे ज़ॉम्बी जो कि एक बच्चा था लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, मोटा भी था, तो उसे कुछ बातें याद आ रही थी जिसमें वो ये कह रहा था कि अपना वेट लॉस करो और मैं अपना वेट का लॉस करूंगा। वो एक बड़ा सा पत्थर उतार लेता है और पत्थर उठाकर वो दुआन की तरफ फेंकने वाला था।
तो दुआन अपने लोगों को यही कहता है कि तुम लोग झुक जाना, इसके साथ मैं मुकाबला करूंगा। तो वो सब पत्थर के अटैक से तो बच जाते हैं, वो दुआन भी उससे बच गया था। अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग बांध रहा हूँ, बल्कि मेरे अलावा काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बांध रहे हैं। तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मुझे पावर चाहिए ताकि इसको यूज़ करके मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन कर सकूँ। हुआ वो उस मोटे ज़ॉम्बी के साथ अच्छे से फाइट कर रहा था और दूर खड़े हुए लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। काऊ ये देखते साथ ये कहने लग जाता कि क्या ये एक इंसान है, और उसके साथ आया हुआ साइंटिस्ट ये कहने लग जाता कि मुझे तो इसके बारे में काफ़ी सारे नोट्स लिखना पड़ेंगे। दुआन ने अब अपनी एबिलिटी डिबोरिंग एक्टिवेट कर ली थी ताकि इसकी मदद से उस पर अटैक करके उसका काम ख़त्म कर सके। और इसके साथ साथ उसने 1% पीस ऑफ एबिलिटी वायोलेंस को भी ऑब्टेन कर लिया था। और ये उसने पीस इसलिए वहाँ पर ऑब्टेन किया था क्योंकि उसने मोटे ज़ॉम्बी को मार दिया था। उसे मारने के बाद ही वो दूसरे ज़ॉम्बी को ये कहता है कि अब तुम्हारी बारी। तो वो पहले वाला ज़ॉम्बी फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर का यूज़ करने लग जाता ताकि इसकी मदद से उस पर अटैक करके काम ख़त्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, तो दुआन अपनी फिर एबिलिटी डिवोरिंग एक्टिवेट कर लेता है और तेज़ी से उस पर अटैक करके उसका काम भी ख़त्म कर देता है। उसे मारने की वजह से उसके सुपर नेचुरल एबिलिटी अनलॉक हो चुके थे। अब वो मर चुका था वहाँ पर। बाकी ये सारे लोग देखते साथ ही खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो बच गए और हम जीत गए। कि तभी वही लड़की कहती है कि टीचर एक साइड पर देखो, तो दुआन भी उसी साइड पर देखने लग जाता है और ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। जो उनके साथ साइंटिस्ट आया था उसके साथ मौजूद स्टूडेंट यही बता रहा था कि हमें भी यहाँ पर एक क्रिस्टल मिला है। जैसे ही उस साइंटिस्ट ने उस क्रिस्टल को देखा था तो वो यही कहने लग जाता है कि हमारी प्रीवियस रिसर्च की भी बात करें तो कल से ही हमें ये काफ़ी सारे क्रिस्टल्स मिल रहे हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ में पाए जाते हैं। दुआनफी दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखते हुए वो यही सोचने लग जाता है कि अभी अभी तो इसकी जान बची, लेकिन ये तो अपने काम पर लग गया, ये तो काफ़ी अमेजिंग बंदा लग रहा है। वही साइंटिस्ट फिर दुआन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे ये कहने लग गया था कि हेलो, मेरा नाम है जियांग त्यानचियान और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसे देखते साथ ही दुआन फिर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि क्या यही वो जियांग त्यानचियान है? मैंने प्रीवियस लाइफ में इसके बारे में बहुत सुना था, ये तो दुनिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। लगता है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से मैं इन जैसे अजीम लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिल सका था, लेकिन इस लाइफ में मैं इन सभी लोगों से मिल पा रहा हूँ। अब इसी प्रोफेसर जियांग के बारे में बताते हुए कह रहा था कि प्रीवियस लाइफ में इसकी और इसकी टीम ने काफ़ी सारी रिसर्च की थी, जेनेटिक कोर को हासिल किया था और इन जेनेटिक कोर की मदद से इन्होंने जीन मेडिसिन को प्रोड्यूस किया था। और इस जीन की वजह से इन्होंने इंसानों को सुपर हीरोज बना दिया था। उन्होंने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया था और इससे इंसानों के डार्क दिन खत्म हो गए थे। और यही वो बंदा है जिसकी वजह से इंसानों के डार्क दिन खत्म हो गए और वो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के काबिल हो गए थे। वो इनके बारे में सोच रहा था तो वो साइंटिस्ट जियांग उसे ये कहता है कि यंग मैन, क्या तुम मेरे साथ हाथ नहीं मिलाओगे? धुआनफी उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और मुझे माफ़ कर देना, मैं कहीं और ही गुम हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिल पाऊंगा, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। तो जियांग उसे कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में पहले भी कहीं सुन रखा है? कि तभी उसका स्टूडेंट साइड से चिल्लाता हुए कहने लग जाता है कि टीचर यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक और चीज़ मिल गई। तो जियांग फिर दुआन को ये कहता है कि ठीक है यंग मैन, मुझे और भी काम करना है, अगर फिर कभी मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारे साथ एक मुकम्मल चैट करूँगा। और इतना कहते साथ ही फिर वो अपने स्टूडेंट की तरफ भागने लग जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। तो इस पर उसका स्टूडेंट कहता है कि टीचर यहाँ पर देखिए। चलो उन लोगों का तो काम वहाँ पर लग ही गया था कि पीछे से फिर खाओ चियान को सहारा देता है। तो वो भी आगे बढ़कर ब्रदर तुआन को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर आकर हमारी जान बचाई। जबकि दुआन फिर उसे यही कहता है कि तुम्हारा वेलकम, लेकिन तुम काफ़ी इंजर्ड हो तो तुम्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसी व्हीकल चाहिए जिसकी मदद से हम जल्दी से उस जगह पर पहुंच सके जहां पर तुम्हारा इलाज किया जा सके। तो काव दुआन फी को ये बताता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया ताकि वो यहाँ पर कार लेकर आ सके और हम इसकी मदद से यहाँ से दूर जा सकें। तो साइंसदान जियांग की आवाज़ उन लोगों के कानों पर पड़ती है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को ये कह रहा था कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। और सारे लोगों का ध्यान अब उस इस जियांग की तरफ हो गया था।
वो प्रोफेसर यही कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च किया यहाँ पर हर ज़ॉम्बी में कोई ना कोई क्रिस्टल ज़रूर पाया गया है, लेकिन ये बंदा जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी, इसमें वो क्रिस्टल क्यों नहीं पाया गया? कि उसकी एक और स्टूडेंट एक मोटे से ज़ॉम्बी के पास जाकर खड़ी हुई थी और वो यही बता रही थी कि टीचर, यहाँ पर इस ज़ॉम्बी में भी कोई क्रिस्टल नहीं है, और इस पर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो फिर प्रोफेसर जियांग अपनी डायरी को देखते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अभी भी मैं रिसर्च सही से नहीं कर पा रहा, मुझे इस पैटर्न को फिगर आउट करना होगा और देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ में तो ये क्रिस्टल पाए जाते हैं और कुछ में नहीं। धुआंधी भी ये कहने लग जाता है कि प्रोफेसर यंग ने और रेड्डी इन जीन्स पर रिसर्च शुरू कर दिया है, लगता है कि मुझे भी उनकी हेल्प करना होगी, लेकिन ऐसा भी जताना होगा कि मैं दोबारा अपनी लाइफ में नहीं आया, मैं दोबारा पास्ट में नहीं आया, मुझे ये सारी बातें उनसे छुपाना भी होंगी। वो फिर अब प्रोफेसर जियांग की तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें ये कहने लग गया था कि प्रोफेसर जियांग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोफेसर जियांग के हाथ में क्रिस्टल था और उसकी तरफ इशारा करते हुए वो दुआनफी को ये बताने लग जाता है कि मुझे यही मालूम करना था कि ये जनरेट कैसे करता है, लेकिन लगता है कि हम यहाँ पर गलत जगह पर पहुँच गए, मैंने जो रिसर्च की थी वो अधूरी है। दुआनफी आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या आप इस जेनेटिक कोर की बात कर रहे हैं? तो इस पर जियांग कहता है कि जेनेटिक कोर, तुम्हें कैसे पता कि इस चीज़ को जेनेटिक कोर कहते हैं? दुआनफी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैंने तो इसे कोई भी नाम नहीं दिया, ये इसका नाम है और मैंने इसे खाया था जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी पावर्स मिली। प्रोफेसर जियांग उसे कहता है, तुम क्या कह रहे हो कि तुमने इसे खाया तो तुम्हारे पास पावर आ गई, क्या तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं हुआ? तो आगे से वो कहता है कि नहीं, इससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे तो मेरी एवोल्यूशन हो गई, मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया। तो प्रोफेसर चियांग उसी क्रिस्टल की तरफ देखते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वायरसेस पाए जाते हैं और उन्होंने तुम पर कोई भी अटैक नहीं किया। इसकी 30% तो जेनेटिक कोर की एनर्जी है, लेकिन जो 70% है वो वायरसेस से बनाया गया है, तो इसे इंजेक्ट करना तो काफ़ी डेंजरस होगा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसमें से वायरसेस को रिमूव कर दिया, तो उसके बाद हम इसे आराम से खा सकते हैं और इसका सही से यूज़ भी कर सकते हैं। तो दुआनफी प्रोफेसर की बातें सुनने के साथ मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये सच में एक जीनियस है। दुआनफी यही कहने लग जाता है कि मैंने जिन जिन लोगों को मारा है, उनमें से जेनेटिक कोर नहीं मिले। इसका मतलब है कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन एक बात का तो मुझे पक्का यकीन है कि इनमें जेनेटिक कोर ज़रूर मौजूद होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जेनेटिक कोर के बगैर ये इतना स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी बन गए हों। और जहाँ तक आपकी रिसर्च की बात है जियांग, तो वो ज़रा बराबर भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। जियांग उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। क्या तुम भी एक साइंटिस्ट हो? दुआनफी आगे से फिर अजीब सा फेस बनाकर ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो एक यूनिवर्सिटी का नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, और थोड़ा सा मुस्कुराने लग गया था। फिर जियांग ये सारी बातें सुनने के साथ ही काओ को ये कहने लग जाता है कि काओ, तुम्हारी गाड़ियों वाले बंदे कहाँ पहुँच रह गए, उन्हें कहो जल्दी से आ जाएं, ताकि मैंने भी रिसर्च जाकर काफ़ी सारी रिसर्च करनी है। तो इस पर काओ कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब गाड़ियाँ आ गई थी, वो गाड़ियों में जा रहे थे, तो काऊ फिर दुआनफी को ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने इस कोर को खाया तो तुम स्ट्रॉन्ग बन गए, क्या ये सच है? तो दुआनफी कहता है कि हाँ। तो आगे से फिर काऊ कहता है कि मिलिट्री में काफ़ी सारे लोगों के पास पावर आ चुकी है, अगर मैं भी जेनेटिक कोर का इस्तेमाल करूँ तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। दुआनफी उसे ये कहना लग जाता है कि नहीं, इसमें काफ़ी सारा रिस्क है, इसमें तुम ज़ॉम्बी भी बन सकते हो। प्रोफेसर जियांग को अपना काम करने तो उसके बाद तुम इस कोर का यूज़ कर लेना। तो काऊ कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। तो दुआनफी उसे ये भी कहता है कि तुम्हें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पर यकीन रखो, बल्कि मुझे भी तुम पर यकीन है कि तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और मन ही मन में ये कह रहा था कि ज़ॉम्बीज़ भी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे भी इस जीन मेडिसिन की डेवलपमेंट में अच्छे से काम करना होगा। उसकी बातें सुनने के साथ दुआनफी अपनी दुनिया में गुम हो गया था और इस बात का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नुआनफील जी उसकी हालत देखने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि तुम काफ़ी स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हो। क्या तुम सच में अपनी पावर को इतना जल्दी अवेकन करना चाहते हो? तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इस पर वो यही बताने लग जाता है कि अगर कमांडर गुआन की बात करें तो उसने अवेकन वॉरियर को सीक्रेटली गैदर करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे कमांडर लोग बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो उसे आगे की बात तो नहीं बताता, वहाँ ये बताता कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने कमांडर की प्रोटेक्शन कर सकूँ।
तो उसको भरोसा देने के लिए गुआन भी ये कहने लग जाता है कि तुम परेशान मत, तो कमांडर लू को कुछ नहीं होने वाला, चाहे गुआन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और मन ही मन में ये कह रहा था कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में गुआन जोंग के बारे में जरा प्रॉपर भी नहीं सुना, हाँ लू के बारे में मैंने जरूर सुन रखा है। उसकी बातें सुनने के साथ ही वो ये बताने लग जाता है कि कमांडर लू तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम मिलकर उन्हें काफ़ी खुशी होगी। तो वो भी यही कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं भी उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। और थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, और इसी जगह को उन्होंने शेल्टर का नाम दिया हुआ था ताकि लोगों की यहाँ पर हिफाजत कर सकें। और वो ये भी देखकर हैरान हो गया था कि इन्होंने थोड़े ही दिनों में अच्छी खासी प्रोग्रेस भी कर ली थी। दुआन फी भी इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो गया था और ये कह रहा था कि कमांडर लू तो काफ़ी अमेजिंग है, उन्होंने इतने थोड़े वक्त में इतना अच्छा काम कर लिया। वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए काफ़ी अवेकन हीरोज़ भी आए हुए थे, और उनके बारे में ये बताया गया था कि इनमें से ज़्यादातर तादाद तो गुआन ने अपनी आर्मी में शामिल कर लिया, और जो को बचे खुचे हैं वो लू इनका यूज़ कर रहा है ताकि यहाँ पर चीज़ों को बिल्ड कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। अब उनकी गाड़ी भी जैसे ही उस जगह पर एंटर होती है तो वो ये बताने लग जाता है कि हम अपनी जगह पर आ गए हैं, तो अपनी अपनी सीटों पर अब उठ जाओ, और इस जगह पर अब हम उतरने का वक्त हुआ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे थे कि तभी उसे लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है, उनके लिए खतरा हो सकता है। तो वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि लिंक स्कूटर को लेकर तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उससे वो स्कूटर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो वो जाकर सीधा दुआनफी को लगता है। दुआनफी एक हाथ की मदद से उस स्कूटर को रोक लेता है, तो लिंक भी एक दफ़ा तो हवा में उछल जाती है। वो जैसे ही गिरने वाली थी तो दुआनफी अपने हाथों की मदद से उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लेता है, और फिर बचाने के बाद उससे ही पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिंग इतना सुनने के साथ ही फुर्ती दिखाते हुए तेजी से पीछे जाकर बैठ जाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हें हिट ही कर दिया था। तो इस पर तुआन फिर से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और काऊ ये देखते साथ ही लिंग को यही कहता है कि लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंग गौर से काऊ को देखती है और ये कहने लग जाती है कि कमांडर लो, क्या आप जिंदा हैं? और मुझे नहीं लगा था कि आप जिंदा होंगे, क्योंकि कमांडर लो को ऐसा लगा था कि आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आप मिशन में मारे जा चुके हैं। जबकि काऊ आगे उसके सर पर हाथ मारते हुए कहने लग जाता है कि मैंने जो तुमसे सवाल पूछा तुम उसका जवाब दो। तो वो ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स आने वाले हैं, तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनने के साथ फिर काऊ से ये कहने लग जाता है कि मेरे साथ कुछ प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट और दाजियान भी है, तो तुम इन्हें लेकर जाओ साइंटिस्ट की लाइब्रेरी में, और दाजियान का भी ख्याल रखो। लिंग ये सारी बातें सुनने के साथ ही काऊ को ये कहती है कि मैं आपकी बातें समझ गई हूँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। फिर काओ से ये कहता है कि दुआन तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो, मैं कमांडर रू के साथ जाकर बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ, और बाद में तुम्हारी मुलाकात भी कमांडर रू से करवा दूंगा। तो इस पर दुआन फिर कहता है कि ठीक है। और वहाँ से जाने से पहले काओ से ये भी कहता है कि कमांडर गुआन के नीचे जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऑलरेडी तुम्हारा और उसके साथ पंगा चल रहा है, तो तुम यहाँ पर ज़रा बच के रहना। लिंग भी ये गाड़ी को इशारा कर रही थी और ये कह रही थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ, और रुकाओ फिर उसे ये बता रहा था कि तुम यहाँ पर कुछ भी स्टूपिड मत करना, हाँ जब तक तुम कमांडर रू से नहीं मिल रहे थे तो इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करना, उनसे मिलने के बाद जो मन में है वो कर लेना। उसके जाने के बाद दुआन फी भी ये कहने लग जाता है कि इसने बिल्कुल सही कहा था, मुझे यहाँ पर चीज़ों को पहले फिगर आउट करना होगा, मुझे नहीं पता कि कमांडर गुआन की फोर्सेज में जो लोग शामिल हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ऊपर से कमांडर रू का इंटेलिजेंस नेटवर्क मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी बहन को ढूंढ सकता हूँ, और पहला स्टेप तो यही है कि मुझे कमांडर रू के कैंप में शामिल होना होगा। और वहाँ पर कुछ और भी लोग आ गए थे, तो लिंगू ने ये कहते हैं कि तुम सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेकअप होना है ताकि पता लगा सके कि तुम में से कोई इन्फेक्टेड बंदा तो नहीं है। तो वहाँ पर आए हुए लोग ये कहने लग जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, हम कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ये बस खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो लिंग आगे से उन्हें ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर कुछ रूल्स पाए जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन रूल्स को फॉलो करें। अगर तुम्हें शेल्टर में जाना है तो तुम्हें एक फॉर्म भी फिल करना होगा। नुआनफी भी उस फार्म को देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि कमांडर लू यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। प्रीवियस लाइफ में कमांडर लू ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया था जिसकी वजह से शेल्टर्स में काफ़ी नुकसान हुआ था, लोगों में लड़ाई हो गई थी। और वहाँ पर आए वो बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि हमें पहले आराम तो करने देते फिर ये काम करवा लेते। फिर सारे लोगों ने जैसे ही उन फॉर्म्स को फॉलो कर लिया था, तो लिंक कहती है कि तुम सभी लोग अब खामोश हो जाओ और एक लाइन बना लो और मुझे फॉलो करो। उन लोगों के फार्म के ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए थे, उनकी हाइट वगैरह लिखी हुई थी, और वो उनके फार्म लेकर उनके नाम के मुताबिक चेकअप के लिए उन्हें आगे आगे बुला रही थी।
वो सारे लोगों को देख रही थी, उनका चेकअप करवा रही थी कि तभी ही फिर उसकी नज़र दुआनफी पर पड़ जाती है। उसके साथ पप भी था। उसे देखते साथ ही लिंक काफ़ी खुश हो जाती है और ये कहने लग जाती है कि ब्रदर दुआनफी, कि क्या ये सच में ये तुम ही हो? दुआनफी उसे देखते साथ ही ये कहने लग जाता है, ओह अच्छा तो ये तुम हो। जबकि पप भी मन ही मन में ये कह रहा था कि मुझे भी लगता है कि मैंने इसे पहले तो कहीं देखा है। लिंग यही बताने लग जाता है, तुम मुझे बारे में कैसे पूछ सकते हो? मैं लिंग वैन मैन हूँ। पहले दिन हमारी मुलाकात हुई थी और तुमने हमारी जान बचाई थी और हमें कहा था कि हम यहाँ पर आ जाएं। तो ये बातें सुनने के साथ ही दुआन ये कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आ गया। वो अब खुश हो गया था। उसे कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आकर मेडिकल टीम को ज्वाइन कर चुकी हो। लेकिन शिया के बारे में कहा, वो कहाँ है? वो कैसी है? तो आगे से वो ये बताने लग गई थी कि वो मुझसे काफ़ी स्ट्रोंग थी, तो इसलिए उसकी पोजीशन भी मुझसे काफ़ी हाई है। लेकिन वो रिसेंटली किसी ट्रबल में फंस चुकी है, तो अब वो काफ़ी मुसीबत में है। अब वहाँ पर जो लोग लाइन में खड़े हुए थे, वो लिंग को ये कहने लग जाते हैं कि तुम अपने लवर से बाद में बातें कर लेना, हम वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारा वेट कर चुके हैं, तो जल्दी से अपना काम करो ना। तो इस पर लिंग उन्हें कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर आगे से दुआन फिर से कहता है कि ठीक है, और वहाँ पर वो पप को छोड़ देता है और कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई वायरस होगा तो वो काफ़ी ट्रबल में आ जाएगा। उसे देखते साथ ही लिंक काफ़ी खुश हो जाती है और ये कहने लग जाती है कि जिस डॉगी के ऊपर हमने राइड की थी वो तो काफ़ी बड़ा था ना, ये इतना संभाल हो गया लेकिन काफ़ी क्यूट दिखाई दे रहा है। नुआनफी उसे फिर यही बताता है कि तुम्हें पता है ना कि ये एक सुपर नेचुरल बीस्ट है, तो ये ओबीडेंट है, तुम्हें इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे जो कुछ कहा है ये वैसा ही करेगा। तो लिंग उसे यही कहती है कि ठीक है, ये बात तो सही हो गई और मैं चाहती हूँ कि आप सिस्टर शिया के साथ आज रात डिनर कर लें, वो काफ़ी खुश हो जाएगी। तो दुआनफी कहता है कि हाँ ज़रूर श्योर, तुमसे भी बाद में मुलाकात होगी। वो अब जाकर अपना टेस्ट देता है, तो वहाँ पर वो लड़की उसे ये बताने लग जाती है कि ऑलराइट तुम्हारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और रिपोर्ट आने के बाद तुम शेल्टर में भी जा सकते हो। अगर तुम्हारे रिजल्ट नेगेटिव रहे फिर भी तुम शेल्टर में जा सकते हो। तो उससे पहले रिजल्ट आने तक उसे एक वेटिंग रूम में जाना था, तो वो एक वेटिंग रूम में चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ फिर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि तुम में से वैंग दास जुआंग कौन है। वैंग उनकी बातें सुनने के साथ थोड़ा सा घबरा जाता है और उन सभी को ये कहने लग गया था कि वो मैं हूँ, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? तो कुछ सिपाही आगे बढ़कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे यही बताया जा रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इन्फेक्ट कर दिया गया, तो तुम्हें क्वारंटाइन करना होगा। जबकि वो ये कह रहा था कि तुम ये क्या बुलशिट कह रहे हो, मैं तो इन्फेक्ट नहीं हूँ, तुम मुझे जाने दो। तो वो मिलिट्री वाला बंदा गुस्सा करते उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि ये कोई मार्केट प्लेस है जहाँ पर तुम जो चाहो होगा, ये एक मिलिट्री की जगह है, जैसे तुम्हें ऑर्डर दिया जाएगा तुम्हें वैसा ही फॉलो करना होगा, वरना तुम्हें शेल्टर से बाहर फेंक दिया जाएगा। और वो बाकी सिपाहियों को ये कहता है कि तुम इसे डिटेन कर दो। तो उनकी ये बातें सुनने के साथ अब वैंग चुप कर गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो ये कहने लग जाता है कि तुम में से जो बंदा जिसका नाम दोआनफी है, उसके अलावा सारे लोग क्लियर हैं और जहाँ से जा सकते हैं तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। अब जो लोग भी वहाँ से जा रहे थे, वो धुआंफी को देखते साथ ये कहने लग जाते हैं कि ये तो काफ़ी अनलकी निकला। लेकिन कुछ लोग काफ़ी डरे हुए थे और ये कह रहे थे कि हमें इससे बचकर रहना होगा, हमें नहीं पता कि ये कब ज़ॉम्बी में चेंज हो जाए और हम पर अटैक कर दे। और वही फिर मिलिट्री वाला बंदा यही बताने लग जाता है कि तुम ज़रूर दुआनफी हो। मैंने सही कहा ना, कैप्टन काओ के आर्डर हैं, तुम हमारे अच्छे गेस्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए अलग जगह को हमने अरेंज कर दिया है, तो तुम मुझे फॉलो करो। वो उसे जाकर एक रूम में बिठा देता है जहाँ पर काफ़ी लाइटनिंग थी, इवन वहाँ पर टीवी भी लगा हुआ था। और जबकि दुआनफी अपनी बहन की फ़ोटो को देखकर ये कह रहा था कि तुम कहाँ हो शिनजुई। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर शिनजुई को कैद करके रखा गया था, वहाँ पर वही बंदा रैबिट को ये कह रहा था कि एनालिसिस के मुताबिक तुम्हें क्या शो हो रहा है। तो रैबिट यही बता रही थी कि मैंने इसकी बॉडी को चेक किया है लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और तभी ही लिंग भी दूसरी तरफ दुआनफी के पास पहुंच जाती है और उसके पास पप भी था। वो ये कह रही थी कि हमने एक डिनर अरेंज किया है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलो। दुआनफी के पास अब पप आ चुका था, तो वो उससे कहता है कि ठीक है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो ठीक है चलते हैं साथ में खाना खाते हैं। और फिर ये भी कहने लग गया था कि तुम पहले से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही हो, मैंने तो तुम्हें पहचानना ही नहीं। तो इस पर लिंग ये कहने लग जाती है कि लगता है कि मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं तो तुम मुझे पहचानने भूल गए, वो मेरे काम के कपड़े थे और ये मेरे लिए आम कपड़े हैं। फिर चलते चलते वो ये भी बताने लग जाते हैं कि हम कैफेटेरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर शिया भी मौजूद होगी, हम उसे जाकर सरप्राइज देंगे। दुआनफी उसे कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुमने पहले तो कहा था कि वो एक ट्रबल में फंस चुकी है।
लिंक यही बताने लग जाती है कि जब से वो अवेकन हुई है तभी से कमांडर गुआन के लोग उसे तंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कमांडर गुआन की आर्मी को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो इसलिए उनका तंग करना और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी बातें सुनने के साथ गुआन फिर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। ये कहने लग जाता है कि इसके पीछे भी गुआन जोंगुआ का भी हाथ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अच्छे लोगों को, अवेकन लोगों को अपने पास रख लेगा और फिर तो कमांडर लू की जान खतरे में आ जाएगी। वो लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी उन्हें वार्निंग शो होती है कि कैफेटेरिया में एक लड़ाई हो रही है, तो तुम लोग जो भी वहां पर जाना चाहते हो उससे दूर ही रहो, इसमें तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। और ये देखते साथ ही वो भी ये कहने लग गया था कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, तो लिंक कहती है कि डैम। लिंक फिर यही बताने लग गई थी कि वो लोग फिर तीसरी बार आकर सिस्टर शिया को तंग कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि इस बार वही लोग दोबारा आकर उसे तंग कर रहे हैं, तभी कैफेटेरिया में वार्निंग जारी कर दी गई है। दुआन तो ये सुनते साथ ही लिंग को ये कहता है कि हमें तो फिर जल्दी से वहां पर जाना होगा, तो वो भी फिर उसके उस पीछे पीछे भागने लग जाती है। तो वहां पर हम एक मोटे से बंदे को देखते हैं जो कि सिस्टर शिया को यही कह रहा था कि लेडी शिया, कमांडर गुआन तुम्हारी वैल्यू के बारे में अच्छे से जानते हैं, तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में जानते हैं, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम हमें बता दो, लेकिन तुम्हें उसकी आर्मी को ज्वाइन करना होगा। तो शिया फिर अपनी जगह पर खड़ी होते हुए उन्हें ये बताने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम चाहे मुझे किस क्यों भी करने की कोशिश क्यों ना कर दो, मैं उसकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करने वाली, तो इसलिए मुझे तंग करना बंद कर दो। तो वही वाला बंदा जिसकी नज़रें शिया पर थी, वो आगे बढ़ता हुआ शिया को ये कहने लग जाता है कि टीम लीडर शिया, तुम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलो ना, और जो हम कह रहे हैं उसके बारे में अच्छे से सोचो। शिया ये सुनने के साथ काफी गुस्से में आ जाती है और उसे ये कहती है कि तुम एक बास्टर्ड हो, तुम अनग्रेटफुल हो, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर मुझे तंग करना चाहिए। तो वो बंदा आगे से अजीब सी संभाल देते हुए कहने लग जाता है कि तुम ऐसा मत कहो, हम में टैलेंट पाया जाता है, हम अवेकन लोग हैं, हम सारी जिंदगी उस बूढ़े बंदे के पीछे तो नहीं रह सकते, हम अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें उसकी जरूरत है ना, जो मैं ऐसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो ना। शिया उनकी बातें सुनने के साथ ही वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि उन लोगों का मुकाबला कर सके और उन लोगों को दूर भगा सके। इस पर वो लड़का ये कहने लग जाता है कि यहाँ की पूरी चीजें ही हिल रही हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास साइकोकाइनेसिस की पावर है, ये तो काफी अमेजिंग है, इसलिए तो कमांडर गुआन चाहते हैं कि वो तुम्हें अपनी टीम में रख लें, तो हमें तुम्हें दोबारा भेजा। लेकिन वही बंदा और उसके साथ एक और लंबा हट्टा-कट्टा सा बंदा था। उन दोनों के पास भी पावर्स थी। उसके पास तो मेटल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर थी, वो मेटल में चेंज हो जाता है, जबकि इस लड़के के पास एलिमेंट ऑफ फायर की पावर थी। और ये अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि चाहे तुम हमसे कितना भी बचने की क्यों ना कोशिश कर लो, फिर भी हम तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। और ये देखते साथ ही शिया भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास पावर्स हैं और मैं अकेली हूँ, मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकूंगी। कि तभी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर दुआन भी आ जाता है और वो अपनी स्किल दिखाते हुए उसके अटैक को आराम से नाकाम कर देता है। उसे देखते साथ ही शिया तो हैरान हो गई थी और कहती है कि तुम तो दुआन भी हो ना, तो दुआन भी ये कह रहा था कि हाँ, और मुझे नहीं लगा था कि हमारी मुलाकात ऐसी सिचुएशन में होगी। और वही फिर मोटा सा बंदा ये कहने लग जाता है कि यार लड़के, तुम कहाँ से आ गए, तुम्हें पता है ना कि हमारे लीडर ने ये फैसला किया है, तो तुम उसके बीच में नहीं आ सकते, तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। तो वो लड़का काफ़ी गुस्से में आया हुआ था और यही कह रहा था कि आपने सही कहा, इसे मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा, वैसे भी इससे मैंने बदला लेना है, तो इसे तो आज मैं मज़ा चखाऊंगा। तो मेटल वाला बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, वो मेरे डिफेंस सिस्टम को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकेगा, देखो अब मैं इसका कैसे कचूमर निकालता हूँ। जबकि वहां पर खड़ा हुआ दुआन तो ये कहने लग जाता है कि मैं अपनी डिबोरिंग एबिलिटी का यूज़ करना चाहता हूँ और देखूंगा कि इंसानों पर ये डिबोरिंग एबिलिटी कैसे काम करती है। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी डिबोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर मैंने इनकी जान ले ली तो यहाँ पर मेरे लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे इस मेटल सरफेस को अब ख़त्म करने के लिए सिर्फ 30% की पावर चाहिए, बस उतनी इसके लिए काफ़ी रहेगी। वो 30% पावर का यूज़ करके जैसे मेटल के मुंह पे ज़ोरदार पंच दे मारता है, इसकी वजह से उसका थोबड़ा बिगड़ गया था और वो ये कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो उसे एक और पाँच दे मारता है जिसकी वजह से वो पीछे दीवार में जाकर लगा था और ये देखते साथ ही वो लड़का भी काफ़ी हैरान हो जाता है, उसके पसीने भी छूट जाते हैं, उसे यकीन नहीं आ रहा था। दुआन फिर अब उस लड़के के पास आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुमने आखिर गुआन जोंगवा को क्यों चूज़ किया, जिस पर वो लड़का ये बता रहा था कि मैं गलत था, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो काम माफ़ करने वाला था, वो आगे बढ़ता उसे एक ज़ोरदार पंच दे मारता जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। शिया ये देखते साथ ये कहने लग जाती कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर आकर अभी मेरी आंखों के सामने दो अवेकन बंदों को आराम से डिफीट कर दिया।
फिर ऐसा करने के बाद वान जैसे मोटे बंदे के पास पहुंचता है तो मोटा बंदा ये कहने लग जाता है कि मेरे करीब मत आना, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कमांडर गुआन का काफ़ी करीब हूँ और मेरा नाम है लीडर क्यान और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ पर नए नए आए हो तो तुम्हें अपनी हरकतों से बाज आना होगा, तुम्हें पता नहीं है कि कमांडर गुआन को ऑफेंस करने से तुम्हें क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन उसकी बातें सुनने के साथ दुआन कहाँ डरने वाला था, दुआन फिर आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसका बोल पाना भी बंद हो चुका था। और शिया ये देखते साथ ये कहने लग जाती है कि दुआन अब काफ़ी हो चुका है, तुम उसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही करते रहो तो वो जल्दी मारा जाएगा और इससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। तो तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री के और लोग आ जाते हैं। अब जो उनका कमांडर था वो बाकी मिलिट्री के लोगों को ये कह रहा था कि तुम आगे बढ़ो और यहाँ पर जो कोई भी राइटर्स वगैरह हैं तुम उन्हें जाकर पकड़ लो। और वहाँ पर मिलिट्री के लोगों ने उन्हें घेर लिया था और वो ये कह रहे थे कि दुआन थी तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुम एक ऑफिशियल पर हाथ उठाओ, और जो उनके साथ कमांडर आया हुआ था वो ये कह रहा था कि तुम इन दोनों को पकड़ लो। दुआन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे आर्डर दो। जिस पर वो कमांडर गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें इस तरह थ्रेटन करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें शेल्टर से बाहर फेंक दिया जाएगा, तुम यहाँ पर अथॉरिटीज की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसकी बात सुनने के साथ गुआन से ये कहता है कि क्या तुम भी कमांडर गुआन के अंडर काम करते हो। तो शिया आगे बढ़ती है और ये कहने लग जाते हैं कि दुआन थी तुम अब काम डाउन हो जाओ, अगर तुमने ऐसी हरकतें की तो यहाँ पर कमांडर लू के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके लिए ये सारी चीज़ें बुरी होंगी। उसकी बातें सुनने के साथ दुआन फिर अपनी पावर को वहां पर डिसअपेयर करवा देता और कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो वही कमांडर जो कि वहां पर आया था वो ये कहता है कि लीडर क्यान तुम इनको डिटेन कर दो। क्यान फिर अपने साथियों को यही कहता है कि ये जो लड़का है ना जिसका नाम दुआन है तुम इसे मेरे साथ भेजो और शिया को रिसेप्शन डिपार्टमेंट की जेल में सेंड कर दो। वो दोनों चल रहे थे तो दुआन फिर शिया को ये कहता है कि जब तुम उस जगह पर जाओ तो वहां पर जाकर चेक करना कि काम वो कहीं पर कोई शिनजुई के नाम की लड़की तो नहीं है। तो वो कहती है कि शिनजुई क्या ये तुम्हारी बहन है, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ आएगी। तो इस पर दुआन फिर से ये बताने लग जाता है कि नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर आ सका और ये सब कुछ गुआन की वजह से है। तुम्हें तो पता ही है कि उसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया, तो ये तो उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जिन्होंने अपनी अपनी पावर को अवेकन किया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके पीछे भी गुआन का ही हाथ होगा। शिया उसकी बातें सुनने के साथ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई और मैं इस मैटर को देखूंगी। और वहीं पर खड़े हुए लोगों तक भी ये बात पहुंच जाती है और इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। जो भी हीरो यहाँ पर आया था उसने दो अवेकन बंदों को आराम से हरा दिया, वो भी एक लड़की की खातिर, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लोगों ने रास्ता जो लेगा हुआ था तो सिपाही कह रहे थे कि आगे से रास्ता छोड़ दो। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये तो शिया के साथ काफी अच्छा लग रहा है और कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसे लीडर के आन को गुस्सा नहीं दिलाना था, अब तो खतरे में है। लिंग भी वहां पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी और काफी परेशान थी क्योंकि उसे दुआनफी की भी फिक्र थी और शिया की भी फिक्र थी। दुआनफी लिंग को यही कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। और वो गोल्डी को ये कहता है कि गोल्डी बहन, मैं तुमसे जो कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बात मानना और यहाँ पर भागना कूदना मत। उसकी बात सुनने के साथ लिंग भी कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। वो लोग अभी जगह पर पहुंच गए थे तो क्यान अपने सिपाहियों को यही कहता है कि ये जो तुम्हारे साथ दुआनफी है ना, इसे यहाँ पर बंद कर दो और शिया को रिसेप्शन डिपार्टमेंट में लेकर जाओ। दरवाजा ओपन हो चुका था, नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी और वो ये कह रहा था कि यहाँ पर कुछ स्टूपिड मत करना, तुम्हें जैसा कहा है तुम वैसा ही करो, सीढ़ियों की मदद से नीचे जाओ। नीचे चलते हुए अब उसके मन में एक ही सवाल था कि अगर शिनजुई को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है तो वो शेल्टर में तो नहीं होने वाली, शिया जहाँ पर जा रही है वो उसके बारे में पता लगाएगी कि वो यहाँ पर है कि नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसे कहीं और पर रखा गया हो। और मुझे भी इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर शिनजुई के किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। अब वो जैसे ही नीचे गया था तो वहां पर ऑलरेडी काफी सारे हट्टे कट्टे लोग मौजूद थे और यही बताया जा रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत हो तो यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों को लंच किया जाता था। और फिलहाल दुआनफी को भी इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया था कि यहाँ पर उसे मारा जा सके। कियान गुस्से में उन लोगों को यही बता रहा था कि यही वो बास्टर्ड है जिसने पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती की थी, तुम इसे अच्छा मत सिखाओ। और अगर ये यहाँ पर मारा भी जाता तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। दुआनफी ये बातें सुनने के साथ अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता हूँ, ये कहने लग गया था कि अगर शिनजू यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। वो लोग छह थे, हट्टे कट्टे थे, जैसे ही अटैक करने के लिए दुआनफी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दुआनफी उनके साथ भरपूर तरीके से मुकाबला करता है और उन सभी को हरा देता है। कियान ये देखते साथ ही काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, छह हट्टे कट्टे लोगों के साथ ये अकेला बंदा कैसे मुकाबला कर पा रहा है।
उनको ठिकाने लगाने के बाद दुआन फी का बगला निशाना क्यान था। वो क्यान की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है तो क्यान से ये कहता है कि तुम मेरे करीब मत आना। क्यान मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि ये देखो मेरे पास ज़ॉम्बी का ब्लड है। मैं जानता हूँ कि तुम लिंग के काफ़ी क्लोज हो और अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं ये ब्लड उसमें इंजेक्ट कर दूंगा। उसकी बातें सुनने के साथ दुआन फी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। कि तभी वहाँ पर कैप्टन काओ आ गया था। उसके पास कुछ और भी सिपाही थे और ये कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। किहान उसे देखते साथ ही कहता है कि कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। काओ से ये कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट सुनी है कि तुम यहाँ पर आकर लोगों की लाइंचिंग करवाते हो, तो ये तो इलीगल काम है ना। तो किहान उसे ये कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई बुलशिट चल रही है, तुम ये बकवास बंद कर दो। तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरे लोग हैं जिसे इसने मारा है। टोटल 8 लोग थे। काऊ आगे बढ़ता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके हाथ में ब्लड है और ये कह रहा था कि तुमने इस ब्लड को कहाँ से चुराया। तो वो कहने लग जाता है कि मैं तो बस इस ब्लड को पड़ा था तो उठाकर लेकर आ गया, मैं तो इस बंदे को डराने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। काऊ उस समय आ गया था और उससे ये कह रहा था कि तुम ये बात जाकर कमांडर लू को बताना और इस बार तो कमांडर गुआन भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे। और सिपाहियों ने अब कियान को पकड़ लिया था। वो उसे घसीट कर लेकर जा रहे थे जबकि वो चिल्लाता रहता है और काऊ यही कह रहा था कि शुक्र है कि मैं टाइम पर यहाँ पर आ गया। तो दुआनफी मुस्कुराते हुए उससे कहने लग जाता है कि बिरादर काऊ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर खतरे में था। तो काऊ कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं बल्कि उन लोगों की फिक्र थी। अगर मैं टाइम पर ना आता तो हो सकता है कि तुम कियान को भी मार चुके होते। फिर दुआनफी उसे कहता है कि काऊ मुझे तुम्हारी फेवर की ज़रूरत है। तो इस पर वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसी फेवर की ज़रूरत है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक जगह पर जाना होगा। वो जा रहे थे। दुआनफी उससे पूछता तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो इस पर काऊ कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। वो उसे कमांडर लो से मिलवाने के लिए जा रहा था और कमरे के बाहर ले जाकर उसे ये कहता है कि कमरे में मौजूद कमांडर लो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। कमरे में इंटर होता है और कहता है कि कमांडर लो। तो इस पर कमांडर लो कहते हैं कि हाँ यंग मैन आओ, तुम्हें फॉर्मेलिटीज के मुताबिक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीट पर आकर आराम से बैठ जाओ। वो सीट पर बैठते हुए कहने लग जाता है कि कमांडर लो आखिर क्या काम था जो आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया। और अपने मन ही मन में ये कह रहा था कि प्रीवियस लाइफ में मैंने सिर्फ इसके स्टैचूज ही देखे हैं और रियल लाइफ में ये एक नॉर्मल सा बंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो कमांडर लू ये बताने लग जाता है कि मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम शेल्टर में इसलिए आए क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन काफ़ी अच्छी थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि कमांडर गुआन जूंग हवा ने तुम्हारे पीछे कुछ एसएसएस को भेजा था और तुम्हारी सिस्टर इसमें मिसिंग है। दुआन भी कहता है कि ओ अच्छा, तो आपको इसके बारे में पता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ पर उससे रिवेंज लेने के लिए ही आया हूँ। कमांडर लू ये बताने लग गया था कि कमांडर और मैं काफ़ी दोस्त है। एपोकलिप्स से पहले हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अब उसके माइंड में लोगों को बचाना नहीं बल्कि पावर को इकट्ठा करना है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो भी शेल्टर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर तबाही बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसे रोकना होगा और उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। लूफ यहाँ ये सुनने के साथ उसे ये कहता है कि तो आपने उसके साथ फाइट करने का डिसाइड कर लिया। कमांडर लू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हमारी करंट सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए दुआनफी अब उसे कहता है कि तुम्हें उसके फोर्सेस के बारे में कितना पता है। तो आगे से वो कहता है कि तुमने क्या कहा कि उसकी फोर्सेस, उसके पास आधी आर्मी है और मैंने ये भी सुना कि वो सीक्रेटली कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है जिनके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। और मेरे पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसके पास पूरे 100 अवेकन बंदे आ चुके हैं, जबकि हमारे पास 20 हैं। तो उनके साथ मुकाबला करने के बारे में फ़िलहाल तो सोच ही नहीं सकते। दुहानफी उसे कहता है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है, वो जो लेबॉर्ट्री है वो क्या आपके कंट्रोल में है। कमांडर लू से कहता है कि तुम क्या लेबॉर्ट्री की बात कर रहे हो। गुआन की जो प्रायोरिटीज हैं वो मिलिट्री को स्ट्रेंथ देने में है, उसके साथ साइंसदानों का क्या काम। गुआन भी उसे यही कहता है कि ये तो फिर अच्छी बात है, लगता है कि ब्रदर काउ ने आपको बता दिया होगा कि नॉर्मल लोग भी अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज को अवेकन कर सकते हैं। कमांडर लू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे काउ ने बताया तो था, लेकिन क्या ये सच है। दुहान फिर से कहता है कि हाँ आपने सही सुना, ये सच है, हमारे पास चांस है जिसकी वजह से हम ओरिजिन वेपन बना सकते हैं। ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी और कमांडर लू कहता कि क्या ओरिजिन वेपन्स। दुहान फिर ये बताने लग जाता है कि उन ज़ोंबीज़ में कोर्स वगैरह पाए जाते हैं, अगर कोर्स का इस्तेमाल करो तो तुम ऐसे वेपन्स बना सकते हो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी मदद से तुम उन्हीं ज़ोंबीज़ को मार सकते हो। ये सुनने के साथ कमांडर लू तेजी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, उसे ये कहने लग जाता कि क्या तुमने जो कुछ भी मुझे बताया क्या ये सब कुछ सच है। दुहान फिर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे बातों पर यकीन नहीं करोगे अगर मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। तो तुम ऐसा करो कि मुझे एक पेपर दो और एक पेन दो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, वो उसको पेन और पेपर देने की इजाज़त दे देता है।
वहाँ पर उसने कुछ आइडियाज़ वगैरह लिखे थे कि कैसे ओरिजिन वेपन को डेवलप करना है, और वो यही आइडियाज़ कमांडर लो को दे देता है। उसे देखते साथ ही कमांडर लो हैरान हो जाता है और कहता है कि वेल, जो कुछ भी इसने यहाँ पर लिखा है ये काफ़ी अजीब है। वहान पे ये कहने लग जाता है कि इसे देखने के साथ तो साइंटिस्ट और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि प्रोफेसर जियांग देखकर इसे काफ़ी खुश हो जाएंगे, और मन ही मन में यही कह रहा था कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसके बारे में ना पता होता, लेकिन एपोकलिप्स की वजह से मुझे इन सारी बातों के बारे में पता है। और कमांडर लो फिर से ये कहने लग जाता है कि तुमने जो कुछ भी कहा, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर तो तुमने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। वो उसे सबके लिए थैंक्स कहता है, तो दुआन फिर से कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में ये कहने लग जाता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझसे नहीं पूछेगा कि मुझे इन सारी बातों के बारे में कैसे पता है, ये तो सिर्फ मुश्किल लोगों को बचाना चाहता है। तो सच में कमांडर लो तो काफ़ी अच्छे निकले। फिर वो अपनी बहन शिनजुई की फ़ोटो दिखाते हुए कमांडर लो को ये कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप पता लगाएं कि ये कहाँ पर है। मुझे लगता है कि इसके पीछे गुआन का हाथ होगा। तो आगे से कमांडर लो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कमांडर का हाथ है। वो फिर उसे टैबलेट देता है ताकि इसमें उसे वीडियो दिखा सके कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था और उसकी बहन कैसे मिस हो गई। वो भी यही बता रहा था कि पहले तो मुझे भी कमांडर गुआन पर शक था, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे पता चला कि इसके पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन को कोई खास ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग उठाकर लेकर गए हैं। जब ये सारी बातें गुआन भाई को पता चलती हैं तो वो भी काफ़ी शॉक था, और ये कह रहा था कि अगर इसके पीछे गुआन का हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ हो सकता है, ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। और वो ये कह रहा था कि जब मैं वहाँ पर मरा पड़ा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर कोई औरत भी आई होगी, लेकिन वो औरत कौन थी जो कि मेरी बहन को लेकर चली गई। वो काफ़ी शौक में बैठा हुआ था। तो कमांडर लोग उससे पूछता है कि दुआन पे क्या तुम ठीक हो, तो इस पर दुआन पे कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ठीक हूँ। तो कमांडर लोग से कहता है कि तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारी मदद करूँगा। तो इतना सुनने के साथ ही दुआन फिर से ये कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कमांडर लो से ये कहने लग जाता है कि दुआन, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये फिलहाल कोर से तो नहीं बनाया गया, लेकिन मैं इसे गुआन जोंगुआ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सीक्रेट कार्ड के तौर पर भेज जाएगा। तो आगे से दुआन भी ये कहने लग जाता है कि इसने कहा कि सीक्रेट कार्ड। उसके पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ पाई जाती थी। उसे देखते साथ ही दुआन भी ये कहता है कि ये क्या बला है। जैसे ही कमांडर लोग ने उस चीज़ को उठाया था तो उसकी मदद से उसका हाथ एक वेपन में चेंज हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।